मिस्टर एतजाज अहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि ये आपके बिहार पे सलमान अकरम राजा साहब ने पिटीशन दी थी। तो मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ आपसे कि 55 साल तक जो है ये आइन के मुतसादिम जो नहीं तस्वर किया गया, तो एकदम से ये जिस तरह ये आफरीदी साहब ने इख्तलाफ किया, तो ये मुतसादिम आइन से होने की क्या ग्राउंड्स थी आपकी कि क्यों ये मुतसादिम है आइन से? इसमें देखें, पहली तो बात ये है कि ये नहीं कि 50 साल से या 55 साल से इसको कोई एग्जामिन नहीं किया गया, इसको एग्जामिन किया गया है। वो जो 76 आप लेते हैं डेट बुनियादी तौर पे वो FD अली के मुकदमे के बाद किया है। उसमें ये इतना इशू नहीं था, उसमें इशू 62 1D का इशू था एक हद तक, पर प्राइमरीली वो कंस्पिरेसी थी बिटवीन अमंग्स द मिलिट्री आर्मी मैन ओनली। FD अली, कर्नल अलीम आफरीदी, कर्नल अतीक, ब्रिगेडियर अतीक, इस किस्म के वो सारे थे। और एक आधा कोई इंस्पेक्टर एक था, मुझे याद पड़ता है, वो कहता था मैं मुस्तफा खर का गुलाम हूँ। और वो उसने समरी ऑफ एविडेंस में इनकी जो होती है कार्रवाई, इंक्वायरी मिलिट्री कोर्ट में केस भेजने से पहले उन स्टेजेस पे वो निकाल दिया गया था। पर ये जो उसके बाद 1999 में लियाकत हुसैन के केस में देखा गया और ये फैसला किया गया कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लग सकते पाकिस्तान के आइन के तहत, और उसके बाद ये तय हो गया, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लगे। ता वक्त कि वो जो था वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया ट्रेजिडी जो थी 16 दिसंबर 2014, और जहाँ बेईमाना तौर पे शहीद किया कुछ दहशत गर्दों ने 150 के करीब हमारे बच्चों को और असातिज़ा को, और तो वो और बड़ी दरिंदों की तरह दरिंदगी से किया। 2-3 घंटे वो मारते रहे उनको गोलियां, और माएँ स्कूल की दीवार के बाहर तड़पती नहीं कि हमें जाने दो, हमें जाने दो। वो जाके लिपट जाती या टेररिस्ट या बच्चों को बचाती, जो भी बेचारियों ने क्या करना था। पर बहरहाल उसके बाद इतनी कौम में गुस्सा आया और इतना तैश हुआ, इतना दुख हुआ, इतना गम हुआ कि एक कंसेंसस बना के मिलिट्री कोर्ट्स लगाए। लेकिन ये एहसास था कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लग सकते इस आइन के तहत, तो लिहाजा आइन में तरमीम की गई विद ए सनसेट क्लॉज। और सनसेट क्लॉज की तरमीम ये थी कि आप मिलिट्री कोर्ट्स लगा सकते हैं लेकिन 2 साल के लिए। तो ये 21वीं आइनी तरमीम इस वक्त। तो वो 2 साल गुजरे तो महसूस हुआ कि कुछ केसेस में अभी और जरूरत है मैच्योरिटी की और उनमें कार्रवाई की, तो 2 साल और दे दी। 2 साल और 2 साल, ये 4 साल के बाद वो 24वीं आइनी तरमीम हो गई। उसके बाद ये खत्म हो गया सिलसिला। अब जब आप लगाना चाहते हैं ये, तो उसमें भी डिस्कस हुआ ये सारा, पर उन्होंने पर एक शॉर्ट मेथड लिया गया कि आइन में तरमीम कर देनी। जजों को भी महसूस हुआ कि ये कोई मिलिट्री कोर्ट सारी जनता चाहती है, सारी कौम चाहती है, और जजेस को भी आखिरकार दे कांट बी इम्परवियस टू दैट। तो उन्होंने यही होल किया कि आइन में अगर तरमीम हुई है तो उसके मुताबिक अगर उस खला जो आइन में बनाई गई है आइनी एतबार तरमीम के जरिए कि फौजी अदालतों का एक छतरी मिल जाए लगाने के लिए 2 साल, फिर 2 साल 4 साल के लिए, उसमें ये डिस्कशन इतनी इस वजह से नहीं हुई। वो 2015 का केस है, इसमें रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस है, लेकिन उसमें ज्यादा असर होती नहीं कि आइन में तरमीम कैसे हो सकती है और आइन में तरमीम का क्या है। ये महसूस किया गया वैसे ही कि आइन में सिविलियन को ट्राई नहीं किया जा सकता, तो ये एक बॉटम लाइन है। इस केस में आके डायरेक्टली 102 सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में पेश कर दिया गया। इसमें वो डायरेक्टली वो इशू, अब ये नहीं था कि आइन में तरमीम हो,
हम ये वैसे कहते थे, हम समझते थे कि आइन में तरमीम के जरिए फिर भी ये लगा सकेंगे। वो काजी फैज ईसा साहब का फैसला जो है वो 2015 के केस में वो है कि आइन में तरमीम भी गलत है, फौजी अदालतों को अगर वो रास्ता देती है तो वो भी गलत है। पर मेजॉरिटी ने इससे इत्तेफाक किया कि आइन में तरमीम हो जाए तो ये फौजी अदालतें लग सकती हैं। और सिविलियंस का केस इस तरह नहीं, ब्रॉडली इंडिविजुअली जिस तरह 102 आइटम सिविलियन एक्सपोर्ट फैक्टो ये केस हुआ है, वो प्री फैक्टो हुआ था कि अभी फौजी अदालतें नहीं लगी थी, फौजी अदालतों ने अभी नई कन्विक्शन नहीं थी की, अभी आइन में तरमीम हो के फौजी अदालतों का लॉ ही पास हुआ था, एक्चुअल ट्रायल नहीं इख्तिताम को पहुंचे थे या शुरू हुए या आइडेंटिफाई नहीं हुए थे बंदे कि कौन कौन जा रहा है इसमें। यहाँ 102 लोग जिनकी लिस्ट भी सबमिट की, हमें तो नहीं दिखाई पर अदालत ने को जजेस को उस वक्त चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल, उनको और जजेस से शेयर की गई, वो स्पेसिफिक पर्सनैलिटी, इसलिए ज्यादा अमीक तौर पे और ज्यादा गहराई में जाके और ज्यादा बारीकी में जाके इस मैटर को इस केस में डिस्कस करना पड़ा। तो सर दो सवाल किए अब जा रहे हैं कि अब इसके बाद इस केस की अमल दरामद कैसे होगी। ये 102 जो केसेस हैं 103 बताए जा रहे हैं, तो ये अब सिविलियन अदालत को ये कौन कैसे किस तरह ट्रांसफ़र किए जाएंगे। प्लस ये कि जो अब नया फैसला अब आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, उसके मुताबिक जो अब आज खुद नोटिस के अंदर अपील का कहा गया, तो यहाँ क्या अपील होगी, कितने का लार्जर बेंच बनेगा, उसके मतलब क्या कहेंगे दोनों चीज़ों के मतलब। मेरे ख्याल क्योंकि बेंचेस को अमीनी तौर पे समझ आ जाता है कि ऑड नंबर्स होने चाहिए, यानी 3, 5, 7, 9, 11, ताकि मेजॉरिटी ये एक ना हो, ऐसा ना हो कि दोनों बराबर बराबर हो जाए और वो एक फैसला और किस्म का एक जमूद में आ जाए कि अब किसी और जज को बेंच को भेजो। तो इसलिए ऑड नंबर्स होते, तो 5 की अपील कम से कम 7 जजेस के सामने, 5 मेंबर्स के बेंच की, 7 मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि इन 5 में से नहीं है, इनमें 5 में से कोई अपने फैसले के खिलाफ अपील सुनने का अहल नहीं है आईनी एतबार से। तो 7 दीगर जज साहबान में से बेंच बनाएंगे चीफ जस्टिस साहब। मेरे ख्याल में बन तो 9 भी सकते हैं, इतने जजेस हैं इनके, पर 7 का बना देंगे तो फिर वो 2 जजेस फारिग रह के मजीद दूसरे केसेस को अटेंड कर सकें। तो जैसा दूसरा केस के अमल दरामद के मुतालिक